हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास 11 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में हम बॉडी में कौन से फ्लूइड्स हैं जो होते हैं एंड व्हाट डू दे डू इन द बॉडी, हम वो पढ़ेंगे। एंड देन सर्कुलेशन उस फ्लूइड का जैसे बॉडी में होता है, व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स में। तो बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्लड एंड देन सेकंड इज द लिम्फ। जो आज का वीडियो रहेगा उसमें हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड का क्या कंपोजिशन है एंड हाँ, जो कंपोज हुआ है जिन ऑर्गन से, तो उनका क्या क्या फंक्शन है, जिन कंपोनेंट से ये कंपोज हो रखा है उनका क्या क्या फंक्शन है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड से। ब्लड होता क्या है? तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ स्टार्ट करते हैं या देखो, ब्लड की बात करें अगर हम, सो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका अगर ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन कैसा होगा? हर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से है? मेसोडर्म से। तीन लेयर होती है ना बॉडी की, जर्म्स लेयर जिसको बोलते हैं, नॉट ऑफ बॉडी बट एक्चुअली जब हम एम्ब्रॉय में, एम्ब्रॉयलॉजिकल स्टेज में होते हैं, तो हमारे सबसे पहले तीन लेयर्स बनती हैं। जब हम जाइगोट से डिफरेंशिएट होकर सेल डिवीजन से आगे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, और जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स में तीन तरह की जर्म्स लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म होती है एंड देन एंडोडर्म। ये तीनों ही लेयर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जो हमारा मेसोडर्म है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है, दैट इज द ब्लड। इसके बारे में हम टिश्यू चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे कि कैसे जर्म लेयर्स बनता है, क्यों, कौन सी जर्म लेयर से क्या डिराइव होता है। बट बेसिकली नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ब्लड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन और एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में होता क्या क्या है? तो देखो, ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी टू फ्लो। ये जो ब्लड है ये कह सके तो जैसे पानी को फेंके तो पानी बड़ी जल्दी बहेगा, और ब्लड को फेंकेंगे तो वो थोड़ा कम जल्दी या थोड़ा स्लोली बहेगा। तो वही द रेजिस्टिविटी टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड ब्लड इज अ विस्कस फ्लूइड। सो the origin is mesodermal. Now what is the blood composed of? Blood is composed of a fluid part, that is the plasma, and some elements that are suspended in the plasma, which we called as the formed elements. A majority of the blood is only the plasma. 55% of blood is plasma, remaining 45% is the formed elements. So now you get to know how important this plasma is. This plasma is forming the majority of the blood. So यहाँ पे ब्लड की अगर बात करें कंपोजिशन की, तो ये जो आपको येलो सा दिख रहा है लिक्विड, दिस येलो या स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड को हम प्लाज्मा बोल देते हैं। अच्छा, प्लाज्मा में होता क्या क्या है वो पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। जो ब्लड में विस्कोसिटी आ रही है वो प्लाज्मा से ही आ रही है। और प्लाज्मा के बारे में अब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, सॉरी, प्लाज्मा। 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। इसमें से भी 90 to 92% जो है वो पानी है। तो पानी प्लाज्मा का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय वाटर। उसमें जो बच गया 8 to 10% वो सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूट्स। प्रोटीन्स आर ऑलमोस्ट फॉर्मिंग 6 to 8%। And what are these proteins? These are the albumins. These are globulins. These are fibrinogen and others. And
देयर आर अदर सॉल्यूट्स, जो 2 से 4% बचे वो अदर सॉल्यूट्स हो गए, जिसमें कि हमारे अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बाइकार्बोनेट आइंस आ गए, है ना। गैसेस हो सकती हैं जैसे CO2, O2 एटसेट्रा। हार्मोन्स हो सकते हैं कुछ, है ना। और विटामिन्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से आते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज हो सकता है, लिपिड्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ this plasma. And even the cells are, cells are undergoing the metabolic process, they would release some waste material, तो waste material जैसे यूरिया होता है, बिलीरुबिन होता है, ये सब भी ब्लड में कुछ अमाउंट में होते हैं। तो these are the components of the plasma. Now we'll try to understand what these components are doing, what are their functions. तो एनसीईआरटी में भी फंक्शंस दिए गए हैं तो करेंगे ही करेंगे। एल्ब्यूमिन का जो काम होता है, ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन्स होते हैं and they help in maintaining the osmotic balance. हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में एक ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे होता है, कितने साल्ट्स हैं। अगर साल्ट्स ज़्यादा हो जाए तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, साल्ट्स कम हो जाए तो हाइपो ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। तो ऑस्मोलैरिटी इज बेसिकली अ बैलेंस ऑफ साल्ट्स इन द ब्लड। सो दिस एल्ब्यूमिन्स इट exerts the osmotic pressure and helps in maintaining the osmotic balance. What do the globulins do? Globulins are जिसमें ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ग्लोबुलिन्स में हमें ज़्यादा याद रहते हैं गामा ग्लोबुलिन्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आर दे इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज। ये ऐसे वाई शेप्ड एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि किसी अगर कोई ऐसा मानो कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया दैट मे बी हार्मफुल, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं जिसको सराउंड करके इसको डैमेज कर देते हैं। So they are forming the antibodies that help forming the immune response of the body. और ग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है? तो पहला काम तो ग्लोबुलिन्स का ये हो गया। दूसरा काम ग्लोबुलिन्स का ये होता है कि दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ वेरियस ट्रांसफर प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। जैसे थायरोक्सिन नाम का सुना होगा, उसको ट्रांसफर करते हैं, आयरन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लिपिड्स के ट्रांसफर में मदद करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टेंसेस लाइक थायरोक्सिन, लिपिड्स, आयरन एटसेट्रा, दे आर आल्सो डन बाय द ग्लोबुलिन्स। तो अभी तक हमने बात करी एल्ब्यूमिन्स की। एल्ब्यूमिन्स आर द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड they are helping or they are functioning to maintain the osmotic balance. Whereas when we talk about the globulins, the most important globulins are a kind of globulin that is gamma globulin. What these gamma globulins do, they form the antibodies. And then we have their another function, that is they help in transportation or transfer of thyroxine, lipids, iron and many other substances. And then we have this fibrinogen. Let us talk about this fibrinogen. This fibrinogen under some stimulation it formed the fibrin, and this fibrin formed the clot, and therefore this helps in blood clotting. देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब किसी को चोट लग जाती है तो खून को बहता थोड़ी ना रहता है, वो रुक जाता है ना। तो sometime after some time the blood doesn't flow out of those blood vessels. So why does that happen? Because there is a formation of clot at that side. So blood clot बन जाता है, ये blood coagulation हो जाता है, तो उसमें जो मदद करता है that is fibrinogen. It is a blood clotting protein. I hope this is clear to you. What are the functions of various proteins present in the plasma? They help in exerting the osmotic balance. That are the albumins. They help in the forming the immune response of the body. That are the globulins. They help in transport of certain materials like thyroxine,
lipids, iron, etc. These are the globulins, and they help in the clotting of the blood, that is fibrinogen. Now talking about the other solutes that are present in the plasma. Sodium, potassium, these are the, what are these? These are ions. And what are ions? They maintain the permeability of membrane. Or we can say the osmolarity, we can say here. Maintain the osmolarity. देखो आइंस का कंसंट्रेशन आगे पीछे हो जाएगा तो मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी भी जो है वो परमेबिलिटी भी जो है वो हार्म होती है, परमेबिलिटी में चेंज आता है। तो ये जो आइंस हैं दे आर एक्चुअली हेल्पिंग इन फॉर्मिंग some of the ions will buffer another ion, some of them will अगर पॉजिटिव आइंस बढ़ जाएगा तो नेगेटिव आइंस आएंगे तो वो बफर करेंगे। तो इतना इलेक्ट्रिक जो बैलेंस है अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का वो मेंटेन करते हैं ये आइंस। एंड इनमें जो कैल्शियम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। सो अब याद रखिए कैल्शियम इज अ क्लॉटिंग फैक्टर दैट विल हेल्प इन दिस रिएक्शंस। सो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस है उसमें कैल्शियम भी इन्वॉल्व है, इसलिए इट इज नोन एज द क्लॉटिंग फैक्टर। देन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन वी आर when what we do when the cell is producing the energy. And oxygen comes from the lungs, from the alveoli, from the atmospheric air, etc. Nitrogen is also there. Some amount of hormones are secreted by various organs and they help in regulating various activities of the cell. Vitamins are also from the diet. Nutrients like glucose, lipids, ये आफ्टर डाइजेशन जो है ब्लड में जाएंगे, है ना, आफ्टर डाइजेशन प्रोडक्ट है तो ये भी ब्लड में होते हैं। यूरिया क्या है? आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये बनते हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। देखो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड है, येलोइश समवट विस्कस फ्लूइड कंसिडरिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। उस 55 में से 90 to 92% जो है वो प्लाज्मा का वाटर है और रिमेनिंग 6 to जो 8 to 10 था उसमें से भी 6 to 8% जो है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में बात करी, 3 प्रोटीन्स ये फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रिनोजिन्स का काम क्या है? क्लॉटिंग में मदद करना। ग्लोब्यूलिन्स का काम क्या है? एंटीबॉडीज बना रहे थे तो डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी की हेल्प करेंगे। और एल्ब्यूमिन्स है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में मदद करता है। वही प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में ये सारे आइंस होते हैं, मिनरल्स कह लो आइंस कह लो एक ही बात है। ग्लूकोज, ये अमाइनो एसिड, लिपिड्स, पोस्ट डाइजेशन प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा बिकॉज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, दे आर ऑलवेज passing from one organ to from the blood to the organs in the blood, right? Factors for coagulation or clotting of blood are present in the, हाँ सीरम की बात करें जैसे कैल्शियम था, है ना, तो वैसे ही और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे ब्लड में। तो ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, या ब्लड में भी किस पार्ट की बात करें हम? प्लाज्मा की। तो बेसिकली अगर प्रिसाइजली बोलें तो अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये हमारा सीरम होता है। तो सीरम कुछ नहीं होता, प्लाज्मा दैट इज डिवोइड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। So this is not, this is yeah serum. Okay, यहाँ पे ये जो फ्लूइड कलर ये आपको दिख रहा है, दिस इज द this yellowish or straw colored fluid is the plasma. I hope plasma is clear to you. Now let us come to the RBC. RBC का एक और नाम होता है erythrocytes. erythro का मतलब क्या होता है? रेड कलर्ड। तो these are the red blood cells, full form अगर देखें तो। Why are they red? रेड क्यों है? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट। व्हाट डज दिस हीमोग्लोबिन डू? दिस हीमोग्लोबिन इट इज अ पिगमेंट, ये तो इम्पार्ट करता है रेड कलर, एंड प्लस इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सुना होगा,
पिछले चैप्टर में ही करा, ब्रीथिंग ऑफ अच्छा कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन सुना होगा. So what does it is doing? It is binding to these gas molecules and helping in their transfer between the lungs and the tissues. So this is the work of hemoglobin. So hemoglobin is very important. hemoglobin का भी अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें हम, हीमोग्लोबिन, तो इसको हीम और ग्लोबिन में बांट सकते हैं. हीम क्या होता है? हीम आयरन कंटेनिंग जैसे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है. और इन चार के अराउंड ऐसे एक 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं ऐसे. एक दिस एक हो गई. वैसे ही अगर मैं दूसरे ड्रॉ कर दूं ऐसे, ऐसे दूसरी, आ, ऐसे तीसरी हो गई. So what I am drawing actually, this yeah, this is the heme part. Heme is what? आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में, प्लस अदर पार्ट्स होते हैं इसके. इसका भी स्ट्रक्चर, हीम का भी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप याद रखो दैट आयरन कंटेनिंग पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज हीम. So heme is surrounded by 4 chains. Globin is polypeptide. प्रोटीन जैसे होता है ना पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वैसे ये पॉलीपेप्टाइड होता है ग्लोबिन, जिसमें कि हमारे पास अल्फा बीटा बीटा अल्फा, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड की. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनी डिफेक्ट इन दिस जीन्स में cause the RBC to shrinkle as in case of the sickle cell anemia. So उसके बाद हम और किसी चैप्टर में करेंगे, जेनेटिक्स का टॉपिक है वो. सो हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं और 4 हीम जो हैं दे आर सराउंडेड बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर द ग्लोबिन पार्ट. दीज आर अल्फा बीटा अल्फा बीटा. सो हम हीमोग्लोबिन को, ह्यूमन के हीमोग्लोबिन को ऐसे लिख देते हैं 2 अल्फा 2 बीटा. ओके. एंड व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द आरबीसी? इनका शेप देखो, शेप कैसा, जैसे आप एक गोला ले लें और उसको इस साइड से भी अंदर से प्रेस करें, उस साइड से भी, तो ये कैसा होगा? मैं साइड से देखूं तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, है ना. इस साइड से भी प्रेस हो चुका है, इस साइड से भी, तो यहाँ से भी कंकेव एंड है, यहाँ से भी कंकेव सरफेस है ना. तो दोनों साइड कंकेव हैं, तो इसलिए इसको बोल देते हैं बाई कंकेव शेप. ये देखो, ये साइड से भी दिखाया हुआ कि अदर साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और सामने से देखोगे तो एक जैसे इस साइड है वैसे ही दूसरी साइड भी हो जाए, तो बाई कंकेव शेप होती है. What is the advantage of this biconcave shape? This increases the surface area so that maximum association or maximum transport of gases take place. तो ये बाइकनकेव शेप जो है आरबीसी की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द आरबीसी टू to carry more oxygen or other gases with it, that like carbon dioxide. So RBC की बात कर रहे थे. एक और इसका important feature है कि they are anucleated. anucleated का मतलब क्या है? that they lack nucleus. Not only they lack nucleus, they are devoid of cell organelles also. Devoid, ये भैया इसके पास ना न्यूक्लियस है ना इसके पास जो है सेल ऑर्गेनेल्स है, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस तो चाहिए ना, और न्यूक्लियस के बिना ये अपना डीएनए आरएनए प्रोटीन कैसे बनाएगा? डीएनए ही नहीं है इसके पास, तो ये जो है प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होती आरबीसी में. ये भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है. सो व्हाई डू दे डू दिस? व्हाई डू दे लैक न्यूक्लियस? सो दैट टू इंक्रीज द स्पेस. ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर भर जाए, तो इसलिए ये जगह को खाली रखता है, न्यूक्लियस को भी नहीं रखता कि भाई तू वही चला जा, सो दैट इंक्रीज द स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2. सो दैट इज व्हाई द आरबीसी इज एन्यूक्लिएटेड. आरबीसी का काउंट दिया गया है. आरबीसी का अगर काउंट देखें तो 5.5 to 5.5 मिलियन सेल्स ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. इतना ज़्यादा काउंट होता है आरबीसी का. दे आर वेरी वेरी मच डिवाइडिंग सेल्स. तो आरबीसी जो है इनका
काउंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड व्हाट अबाउट आरबीसी? आरबीसी में जो हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा तो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड, इट इज द हीमोग्लोबिन, ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो जब आप वो सीबीसी कराते हैं, देन व्हाट डू यू डू, यू यू नो यू मेक अ काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन देयर, यू गेट दैट, सो दैट इज अराउंड, अगर 12 से 15 तक है तो देन दैट इज गुड, you have enough hemoglobin in your blood that corresponds to your RBC amount also. ओके और वाइट ब्लड सेल के आरबीसी के बारे में, आरबीसी की लाइफ स्पैन देखें तो 120 डेज की है। ओके ये भी एनसीईआरटी में दिया है, याद करने वाला पॉइंट है। एंड आफ्टर यू नो देयर लाइफ स्पैन, आफ्टर लाइफ इज ओवर, ये जाते हैं आरबीसी जो हैं ये जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऑर्गन है, यहाँ पे इन आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है भैया, अब तुम डिस्ट्रॉयड हो जाओ, और जो कंपोनेंट्स बनते हैं उसको ब्रेक डाउन के बाद मोस्ट ऑफ देम आर रिसाइकल्ड, और कुछ जो हैं ज़्यादा रिसाइकल कर दिए जाते हैं और कुछ जो हैं दे आर एलिमिनेटेड, जैसे बिलीरुबिन का पड़ा था, तो दैट इज आल्सो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन को याद रखना, स्प्लीन के लिए एक वर्ड दिया गया है, इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बारे में क्या क्या पढ़ा, आरबीसी आर द वाइट रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ईच हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 हीम molecules that are surrounded by 4 polypeptide chains that are alpha beta alpha beta. And what does this hemoglobin do, it helps in the transfer of oxygen also. And the shape of the RBC is Y concave so that it increases the surface area so that it can it can absorb maximum of the O2. Then we have that it is anucleated because it has to increase the space for the transport of oxygen. Normal count is given here. So RBC के बारे में और कितना पढ़ना है, या आरबीसी के बारे में जो जो लिखा हुआ है, हाँ इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो जो आरबीसी की बात करें फॉर्मेशन की, if we talk about the आरबीसी फॉर्मेशन, देखो आरबीसी फॉर्मेशन जब कोई भी ब्लड सेल्स हो दे आर फॉर्म्ड इन, जैसे बहुत बड़ी बोन है, ये है फीमर, ठीक है, फीमर बोन है वन ऑफ द लार्जेस्ट बोन्स, इसके अंदर थोड़ा सा मटेरियल होता है ऐसे, स्पेशली एट दीज एंड्स, इसको हम बोलते हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर होते हैं कुछ सेल्स जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। इन स्टेम सेल्स की ही डिवीजन के बाद हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं। तो जितने भी ब्लड सेल्स है दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, सो आरबीसी इज आल्सो फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। व्हिच काइंड ऑफ बोन मैरो? रेड बोन मैरो। Where is this bone marrow present? In the cavity of the bones, especially the larger bones. So bone marrow के बारे में भी दूसरे चैप्टर में है, जब कनेक्ट टिश्यू चैप्टर में जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। तो इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। इरिथ्रोसाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है? They are the most abundant of all cells in the blood. Yes, 5 to 5.5 million था, इतना ज़्यादा कोई और सेल नहीं हो सकता भाई। An healthy adult man has 5 to 5.5 millions of RBC per millimeter cube of blood. RBCs are formed in the red bone marrow. They are devoid of nucleus. In most of the mammals, they have biconcave shape. Red colored है, why? Because they iron containing pigment या प्रोटीन कह लो जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम है और कलर भी है। एंड हेल्थी इंडिविजुअल हीमोग्लोबिन का काउंट कितना बताया जाए? 12 से 16, 15 लिख दिया था यहाँ पे शायद, हाँ तो एनसीईआरटी 12 से 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in the transfer of respiratory gases. What are the respiratory gases? O2, CO2. RBC have an average lifespan of 120 days, that is 4 months almost. And after that they are destroyed in the spleen, which is known as the graveyard of RBC. ये है RBC के बारे में। आरबीसी हो गया। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल बोल रहे हैं। दे आर नॉट एक्चुअली व्हाइट, दे आर कलरलेस।
बट यू नो ऐसे इसको व्हाइट ब्लड सेल बोल दिया जाता था कि रेड ब्लड सेल के साथ हो जाए, है ना। सो दे इनका जैसे वहाँ इरिथ्रोसाइट नाम था, तो इनका भी कुछ और नाम हो जाता है। इनका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी फंक्शन इन द रेस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आरबीसी नहीं होगा या आरबीसी में कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो हमारा रेस्पिरेशन या ब्लड टिश्यूज को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, दैट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। वही डब्ल्यूबीसी की बात करें, सो दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द, दे हेल्प, दे आर द सोल्जर्स। सोल्जर्स हैं जो कि हमें प्रिवेंट करते हैं, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। फॉरेन पार्टिकल्स तो एंटर करे तो फॉरेन पार्टिकल्स इनके लिए एनिमी है और हमारे लिए ये डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स है। ये सोल्जर्स उन एनिमीज के साथ आ, लड़ते हैं, उन एनिमीज का सामना करते हैं, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन देयर यू नो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन और डिजीजेस। डब्ल्यूबीसी में बात करें तो ये भी कोई एक तरह के नहीं होंगे, है ना। कहाँ से बनते हैं? दे आर आल्सो फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बता ही दिया। ओके, अब बोन डब्ल्यूबीसी की हम डिवीजन करेंगे। डब्ल्यूबीसी कितने तरह के होते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी है। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा नहीं। देखो, डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इनको, अगर हम इनको देखिए माइक्रोस्कोप में, तो हमें इनके बीच में ऐसे बहुत सारे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ग्रैन्यूल्स। और जब इनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये हमें बिल्कुल ही ऐसे प्लेन से दिखते हैं, इनमें कोई ज्यादा ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते। तो ग्रैनुलोसाइट्स एक्चुअली, ये ग्रैन्यूल्स होते क्या है? ये जो है केमिकल फील्ड वेसिकल्स होते हैं। जैसे एक बबल में अगर आप कुछ भर दो तो वो विसाइकल की तरह काम करेगा, वो उसको कैरी करे। तो यहाँ पे विसाइकल्स होते हैं बेसिकली, जो कि स्टोर करते हैं सर्टेन केमिकल्स को, दे हेल्प इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। तो ग्रैनुलोसाइट्स, और जिनमें नहीं होते हैं ग्रैन्यूल्स, दे आर ये ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में भी तीन तरह के आगे हमें सेल्स मिल जाते हैं, दैट आर, या सो ग्रैनुलोसाइट्स में तीन तरह के सेल्स मिल जाते हैं। एक न्यूट्रोफिल्स, देन इज द इओसिनोफिल, देन इज द बेसोफिल। देखो, ये तो न्यूट्रो, न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल। यहाँ न्यूट्रल किस रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है? एसिड और बेस के बारे में। तो देखो, न्यूट्रोफिल्स जो हैं, दे आर स्टेन्ड विद एसिडिक प्लस बेसिक डाई। कोई भी डाई ले लो ये स्टेन हो जाएगा, चाहे एसिडिक लो चाहे बेसिक, इसका किसी से दुश्मनी नहीं है, ये न्यूट्रल है। सो इट कैन बी स्टेन्ड विद एसिडिक एज वेल एज द बेसिक डाई। नाउ कमिंग टू द इओसिनोफिल। इओसिन जो है एक डाई होती है दैट इज एसिडिक इन नेचर। इओसिन एसिडिक डाई, so it is stained with acidic dye, that is why it is known as the eosinophil। वही बेसोफिल, तो इसको डाई करना हो, इसको स्टेन करना हो तो बेसिक डाई चाहिए या बेसिक स्टेन चाहिए। ओके, सो दिस इज द प्राइमरी दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थ्री ऑन द बेसिस। अगर हम इनके नाम को देखें तो इन तीनों में ये फर्क है। वहीं अगर हम इनके न्यूक्लियस की बात करें, एक मिनट, कहाँ गया पेन? यस, यही हम इनके न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स है, इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, या क्या दो मल्टीलोड। आगे हम डायग्राम से समझेंगे। अगर ये एक समझो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कभी यहाँ से जुड़ा निकला होगा, कभी यहाँ से निकला होगा, कभी यहाँ से। तो ऐसे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होगा और बहुत सारे यहाँ पे ग्रैन्युल्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन है? न्यूट्रोफिल, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है दैट डजंट हैव अ फिक्स मॉर्फोलॉजी, इट हैज मल्टीपल लोब्स। देन इज द इओसिनोफिल, दैट इज द बाइलोब्ड, दैट हैज बाइलोब्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड भी बोल सकते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज आल्सो बाइलोब्ड न्यूक्लियस। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इओसिनोफिल का जो आप अगर
देखेंगे तो आपको ऐसे किडनी शेप दिख तो जाएगा न्यूक्लियस, लेकिन अगर आप बेसोफिल का देखेंगे तो आपको जो न्यूक्लियस दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा। बहुत सारा इसमें जो है ग्रैन्यूल्स ऐसे ऐसे दिखाई देंगे कि आपको न्यूक्लियस दिखेगा ही नहीं। तो जहाँ पे न्यूक्लियस जो है दैट इज ऑब्सक्योर्ड और दैट इज हिडन बाय द ग्रैन्यूल्स, वो हमारा बेसोफिल होता है। तो बेसोफिल में भी बाइलोब न्यूक्लियस है बट इट इज ऑब्सक्योर्ड बाय ग्रैन्यूल्स। ये डिफरेंस है इन तीनों में, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल में। वहीं एक ग्रैनुलोसाइट में बात करें तो हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं, अगर मोनोसाइट्स की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है दे आर लार्ज एंड बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इनके पास भी बाइलोब्ड होता है। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। तो दिस इज द किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, या समटाइम्स इट इज रेयर बीन शेप्ड भी लिखा होता है कई बुक्स में, और इवन एस शेप्ड भी होता है। एनसीईआरटी में आई गेस न्यूक्लियस का कोई मेंशन नहीं किया गया, पीछे बढ़ के देख लेते हैं। और लिम्फोसाइट की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज सर्कुलर। अब तक इतना समझ में आया कि क्या बात करी हमने, इनका बेसिक डिफरेंस पे पता करा कितना क्या डिफरेंस है, एंड इनका जो मॉर्फोलॉजी है कैसे दिखते हैं हमें वो पढ़ा। लिम्फोसाइट्स में सर्कुलर न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट में किडनी शेप्ड होता है लार्ज न्यूक्लियस, और बाकियों में भी किडनी शेप्ड दोनों में, ईओसिनोफिल और बेसोफिल में, लेकिन दे हैव ग्रैन्यूल्स एंड इन बेसोफिल these granules are so dominant that they obscure the nucleus, so nucleus is not so much visible in case of basophil। इवन आप इस डायग्राम में देखिए आरबीसी दिया गया है, बाई कनकेव होता है ऐसे। आज ये इयोसिनोफिल को देखें तो ये देखो ये बाइलोब्ड है ना, तो कुछ हेडफोन लाइक दिख रहा है आपको, इसी को बाइलोब्ड बोलते हैं। बेसोफिल का देखो न्यूक्लियस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ऐसे कहीं होगा। सो दिस इज बेसोफिल। न्यूट्रोफिल एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो ट्राइलोब्ड है मतलब मल्टी लोब्ड। देन मोनोसाइट इज एस किडनी शेप्ड है या बीन शेप्ड बोले, लेकिन लार्ज, और इसमें कहीं भी आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं। और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये सर्कुलर, समवट सर्कुलर न्यूक्लियस है। और लिम्फोसाइट के भी डिफरेंशिएट किया हुआ है। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। दे फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे अपना, इम्यूनिटी कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी में कोई आ जाए तो उसके खिलाफ, अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो उसके खिलाफ कैसे सेलेक्ट करता है, कौन कौन से केमिकल सीक्रेट करता है या उसको फैगोसाइटोसिस करता है। सो ऑल दिस कम अंडर द इम्यूनिटी। तो lymphocytes are the major cells that are forming the immune response of the body against the diseases. That is, lymphocytes are very important. These are very very important. If the cancerous cell is growing in our body, then also these lymphocytes function to prevent us from them. They kill them. But yeah, if it exceeds beyond certain limit, that then it can cause harm. Otherwise, these lymphocytes are, they are adapted for killing those cells. सो इतना WBC के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। WBC के बारे में और क्या पढ़ना है हमें, इनका परसेंटेज याद रखना है कि कौन सा कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो जैसे हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सब अपने से नहीं है कुछ भी। या एनसीईआरटी में दिया गया 60 to 65%। मोस्ट अब्योडेंट जो WBC है दैट इज न्यूट्रोफिल। Then monocytes are the second most abundant. These are monocytes, not monocyte, lymphocytes are the most abundant, that is 20 to 25%. Then third is the monocyte, that is 6 to 8%. Eosinophils are the 2 to 3%, and basophil are only 0.5 to 1%. Okay, then we should know their function. Eosinophil की बात करेंगे, बेसोफिल की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल की बात करेंगे, मोनोसाइट की बात करेंगे और लिम्फोसाइट की बात करेंगे। न्यूट्रोफिल का फंक्शन देखें तो आप देखो जब भी आपको कहीं लगती है तो वहां पस बन जाती है, तो दीज आर द पस फॉर्मिंग सेल्स। जब भी कहीं वाउंड हो जाता है तो दीज आर द सेल्स विच विच हेल्प इन द
in the fight against those bacteria or other infections that are there. So these are the pus forming cells. अच्छा, neutrophils plus monocytes जो हैं, they have the ability to eat up the bacteria. Let us say bacteria. That is phagocytosis. तो अगर हम सेल्स को ऐसे भी डिवाइड करें WBC, तो फैगोसाइटोटिक सेल और नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, तो फैगोसाइटिक सेल्स में क्या आ जाएगा, फैगोसाइटिक में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आ जाएगा, और बाकी के जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट हैं, दे विल कम अंडर द नॉन फैगोसाइटिक सेल्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रोफिल इज अ फैगोसाइटिक सेल. इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में और इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है. बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल में याद रखना है, बेसोफिल हेपरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन जो है इनको रिलीज करता है. दैट आल्सो हेल्प इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस. इनमें जो हेपरिन है, हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है, दीज आर, हेपरिन इज बेसिकली एन एंटीकोगुलेंट, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, जो कि वहां पे ब्लड को ज्यादा फ्लो हो जाए, जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे ज्यादा ब्लड आएगा, तभी तो ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे. तो हिस्टामिन क्या करता है, वहां पे वैसोडाइलेशन कर देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कह सकते हैं एक तरह से कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वहां पे आए. और सेरोटोनिन जो है, दैट हेल्प्स इन द, it performs a sequence of reactions to cause the cell to release certain chemicals that are very useful in our body. तो सेरोटोनिन certain chemical secretions को induce करता है, जो कि उस infection को किल करने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो बेसोफिल के बारे में ये तीन याद रखना. So which of the WBCs is secreting these? This is the basophil. Then we have lymphocyte, monocyte. These are the phagocytotic. मैक्रोफेजस भी कहते हैं इनको, मैक्रोफेजस. ओके, मोनोसाइट्स जो है मैक्रोफेजस होते हैं. जैसे कि हमने लीवर में पढ़ा था, कूफर सेल्स होते हैं ना, लीवर में कूफर सेल्स पढ़ा था. तो वो क्या करते थे, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता था लीवर के जो भी वो लोब्यूल था, तो वो उनको phagocytosis करके उनको destroy कर देते थे. तो they were also a kind of macrophages. And then we have lymphocytes that are primarily involved in the immunity. They form the immune system of the body. Okay, let us come to here. What is written here? Leukocytes are known as the WBC and they are colorless because they don't have hemoglobin. They are nucleated. हाँ भैया, इतने न्यूक्लियस तो पढ़े ही हैं. Relatively lesser in number, which average, या इनका काउंट याद रखना है, 6 to 8K per mm cube. Leukocytes are short-lived. We have two main categories: granulocytes, agranulocytes. ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आ जाए, और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाए. न्यूट्रोफिल्स जो है मोस्ट एबिडेंट है, 60 to 65% है. बेसोफिल्स सबसे कम है, 0.5 to 1% है. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जो कि मोनोसाइट का ये काउंट दे रखा है, दे आर फैगोसाइटिक सेल्स which destroy foreign organisms entering the body. Basophil जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन को सीक्रेट कर रहे हैं and they are involved in the inflammatory responses. Eosinophil एलर्जी के साथ या फिर इन्फेक्शन को बचाता है. एंड लिम्फोसाइट दो तरह के पड़े हमने, बी और टी, ये दोनों जो है इम्यून रिस्पॉन्सेस बॉडी की जनरेट करते हैं. तो यहाँ से हमारा WBC भी खत्म हुआ. देन प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स जो है एक्चुअली दे आर नॉट सेल्स, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स. देखो हमने क्या पढ़ा था कि बोन मैरो में सेल्स होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते थे, स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स जो है डिवीजन करके, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन कह लो, इसको करके एक सेल बनाते, ब्लड सेल. तो इसमें मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं, मेगा कैरियोसाइट. ये एक तरह से एक सेल होता है ऐसे, ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ पे इस सेल्स के टुकड़े 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 किए जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं फ्रैगमेंटेशन. और उस फ्रैगमेंटेशन के बाद में हमारे पास आता है थ्रोम्बोसाइट, दैट इज जिसको हम अपने प्लेटलेट्स बोलते हैं. तो प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स.
Okay, what do these platelets do? These are the fragments of cells which are formed by the fragmentation of megakaryocytes. प्लेटलेट के बारे में और क्या हमें याद होना चाहिए, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? तो प्लेटलेट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इनका सबसे मेन फंक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो ब्लड जो है दैट कैन नॉट इजीली कोagulate and that can lead to excessive flow of blood from the body that may be fatal, that may cause the death of the individual even. Okay, they also don't have nucleus, they have, but they have vesicles that contain vesicles होते हैं, और इनके में बहुत सारा कैल्शियम होता है, इनके पास बहुत सारा कैल्शियम। क्यों कैल्शियम, क्यों? क्योंकि दैट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे ब्लड में होता है वैसे इनके पास भी होता है। इनके पास और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं दैट हेल्प इन द कोagulation ऑफ ब्लड, जो कि हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे। इनका काउंट याद रखना है, कितना नॉर्मल काउंट है? 15 1,50,000 से 3,50,000 per millimeter cube of blood. Okay, so you have to remember this. This is the normal count for the platelets. तो platelets का इतना ही रोल है। Platelets help in the blood clotting. They are actually the fragment of cells which are formed from the megakaryocytes, and they have a lot of calcium and other factors, which other materials that help in the coagulation of blood. यहाँ पे आ जाओ। Platelets also called, कहाँ गया? Platelets also called thrombocytes are cell fragments produced from megakaryocyte. Okay. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm cube of blood. Platelets can release a variety of substances which are involved in the coagulation of blood. A reduction in their size can lead to blood clotting disorders, which can lead to excessive loss of body from the body and may cause death. So with this we have completed our blood. What is the blood? What are the various constituent particles that are composing the blood, that are constituting the blood? तो ये डायग्राम था कि अगर हम ब्लड को ऐसे एक ट्यूब में ले लें और इसको सेंट्रीफ्यूज कर दें, जैसे यहाँ तक ब्लड था पहले, ऐसे 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 से सेंट्रीफ्यूज कर दें और थोड़ी देर के लिए, एंड देन हम देखेंगे कि ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज प्लाज्मा, ये अलग हो जाता है और जो ब्लड सेल्स हैं दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स वो अलग हो जाते हैं। तो ये डायग्राम बता रहा है। वहीं प्लेटलेट्स की बात कर रहा है, जो सेल नहीं दिख रहे हैं, जो सेल के ऐसे पीस दिख रहे हैं, दीज आर द प्लेटलेट्स। और lymphocyte, what do they have? They have circular nucleus and they are A granulocyte, ये granulocyte है। बाइलोब्डल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतना सारा होता है ये दिखता ही नहीं है। दिस इज बेसोफिल। इओसिनोफिल सामने सामने दिख रहा है, हेडफोन की तरह बाइलोब्ड। मोनोसाइट, दे हैव एस शेप्ड और बीन शेप्ड, तो एस से दिख रहा है। न्यूट्रोफिल पॉलीमॉर्फिक, इनका एक नाम भी है इसी के ऊपर, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस न्यूक्लियोलर सेल, ऐसे कुछ नाम है इनका न्यूट्रोफिल का। तो इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉलीमॉर्फिक। प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, किसका क्या क्या फंक्शन होता है, कितना परसेंटेज रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी हो जाए, डब्ल्यूबीसी हो जाए, प्लेटलेट्स हो जाए। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video. In the next video what would we do, we will take the topic that is that how the blood groups are decided, A positive O positive कैसे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।